मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ अपनी एक नई कहानी लेके, जिसका शीर्षक है संघर्ष। यह मेरे जीवन की पहली कहानी है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताएं। भैया, रामगढ़ कितनी दूर है? बस में बैठे राजू ने जिज्ञासावश कंडक्टर से पूछा। अरे साहब, जब आएगा तो मैं आपको खुद बता दूंगा। जब से बैठे हैं 1000 बार पूछ चुके हैं। थोड़ा शांति रखें, कंडक्टर ने खींचते हुए कहा। भैया, हम बरसों बाद अपने गांव जा रहे हैं। अब सब नहीं हो रहा है। माँ बापूजी को देखे जमाना हो गया है। राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और खिड़की की ओर मुंह करके गुजरते हुए खेतों को निहारने लगा। राजू एक सादा सा दिखने वाला मध्यम कदकाठी का लड़का था। शहर से पढ़ाई करने के बाद भी उसके अंदर कोई बनावट नहीं थी। राजू के मन में अनेकों बातें आ जा रही थी। उसने सोच लिया था कि वह गांव जाकर एक स्कूल खोलेगा ताकि गांव के बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनकी जिंदगी को उत्तम कर सके। शहर में पढ़ाई करने के बाद राजू को पता चल गया था कि ज्ञान के बल पर समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। समाज में फैले भेदभाव को खत्म करने का यही एक रास्ता है। बचपन से ही वह नीची जाति का होने की वजह से भेदभाव का शिकार रहा है। वह गांव में फैले जात पात के इस जहर को मिटाना चाहता है, जो सिर्फ गांव के लोगों को जागरूक करके ही किया जा सकता है। राजू का पिता घनश्याम ठाकुर अर्जुन सिंह के यहाँ चौकीदारी का काम करता है। उसने राजू को शहर भेज दिया था ताकि वह पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सके। घनश्याम चाहता था कि जैसी जिंदगी उसने जी वैसी ही उसके बेटे को न जीनी पड़े। गांव में ठाकुर अर्जुन सिंह का दबदबा था। गांव के अधिकतर लोग ठाकुर अर्जुन सिंह के खेतों में काम करते थे। ठाकुर अपने पुश्तैनी घर में अपने 2 बेटों राम सिंह और हरि सिंह के साथ रहता था। पत्नी की मृत्यु के बाद ठाकुर ने दूसरी शादी कर ली थी। ठाकुर अर्जुन सिंह अपने जमाने का एक मशहूर पहलवान रह चुका था। पिछले कई वर्षों से वही गांव का प्रधान था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो उसके खिलाफ खड़ा हो सके। सत्ता के नशे में चूर ठाकुर खुद को गांव का भगवान समझने लगा था। ठाकुर साहब, मुंह मीठा कीजिए। घनश्याम ने खुश होते हुए मिठाई का डिब्बा ठाकुर की ओर बढ़ाते हुए कहा। अरे घनश्याम, किस बात की मिठाई खिला रहा है रे? ठाकुर अर्जुन सिंह ने मूंछों को ताव देते हुए कहा। मालिक, आज मेरा बेटा शहर से पढ़ाई करके वापिस आ रहा है। घनश्याम ने प्रसन्नता से कहा। अरे घनश्याम, क्या करेगा रे लड़के को पढ़ा लिखा के? लड़के को पढ़ाने के चक्कर में तूने अपनी जमीन तक गिरवी रख दी। क्या कर लेगा रे तेरा बेटा पढ़ लिख के? तूने उसे शहर भेजने की जगह काम धंधे पे लगा दिया होता तो आज तुझे अपनी जमीन गिरवी न रखनी पड़ती। ठाकुर ने मिठाई का एक टुकड़ा उठाते हुए जवाब दिया। ठाकुर साहब, मेरी यही इच्छा है कि मेरे लड़के को 2 वक्त की रोटी के लिए उतने जतन न करने पड़े जितने मैंने किए। मेरी पूरी जिंदगी उस आपकी सेवा में निकल गई। कभी मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। मेरी आपसे बस यही विनती है कि राजू को अपने यहाँ नौकरी पर रख लीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। घनश्याम ने ठाकुर के पैर पकड़ते हुए रुआसे अंदाज में कहा। चल ठीक है, कल लड़के को हवेली भेज दे। मुंशी के साथ हिसाब किताब का काम देख लेगा। ठाकुर ने सिगार का कश मारते हुए कहा। अरे साहब, रामगढ़ आ गया। कंडक्टर ने राजू को जोर से आवाज लगाई। राजू सुनकर खुशी से उछलता हुआ अपना सामान लेके बस से उतरने लगा। बस से उतरने के बाद राजू वहीं रुककर गांव के बाहर बने खेतों को निहारने लगा। इतने बरसों बाद भी कुछ नहीं बदला। सब जैसा छोड़ के गया था वैसा ही है। गांव की तरफ बढ़ते हुए राजू की नजर खेतों पर पड़ी तो उसने देखा कि आज भी गांव के अधिकतर लोग ठाकुर अर्जुन सिंह के खेतों में काम कर रहे हैं। जवान तो जवान, गांव के बच्चे भी खेतों को जोत रहे थे। बच्चों को खेतों में काम करता हुआ देखकर खुशी से चमचमा रहे राजू का चेहरा उतर गया। उसने प्रण लिया कि वो जल्द ही वह इन बच्चों को ठाकुर की गुलामी से आजाद कराएगा। ये सोचते सोचते वह कब अपने घर के दरवाजे पर आ गया पता ही नहीं चला। माँ, माँ! राजू ने खुशी से घर में कदम रखते हुए माँ को आवाज दी। अरे बेटा, आ गया रे तू? कितना पतला हो गया है शहर जाकर। राजू की माँ ने खुशी से राजू को देख के गले लगाते हुए कहा। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अब तू मेरे पास रहेगा। जल्दी से कोई अच्छी सी लड़की देख के मैं तेरा ब्याह करा दूंगी। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। मरने से पहले मैं अपनी पोता पोती को गोद में खिलाना चाहती हूँ। राजू की माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा। अरे माँ, शुभ शुभ बोला कर। अभी तेरी उम्र ही क्या है? भगवान का बुलावा तो किसी के लिए भी आ सकता है। क्या पता तेरे से पहले मैं परलोक सुधार जाऊं। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा। बस बस, ज्यादा बातें न बना। चल हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना बना देती हूँ। राजू की माँ ने कहा। हाथ मुंह धोकर राजू अपनी माँ के पास ही बैठ गया। माँ, बापूजी कहाँ हैं? राजू ने चूल्हे पर रोटी बना रही माँ की तरफ देखते हुए कहा।
अरे बेटा, तेरे आने की खबर सुनकर तेरे बापूजी ठाकुर साहब के यहाँ तेरी नौकरी की बात करने गए हैं। अब तू पढ़ लिख गया है, तेरे लायक गांव में ही कोई नौकरी मिल जाए इससे अच्छा हमारे लिए और क्या होगा। तेरे बापूजी रात भर ठाकुर के यहाँ चौकीदारी करते हैं, उससे बस इतना ही कमा पाते हैं कि 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाए। तुझे पढ़ाने के लिए भी उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रख दी। अब तू अपनी जिम्मेदारियां उठा ले और अपने बापूजी को थोड़ा आराम दे। उम्र हो गई है उनकी, अब शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। राजू की माँ ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, माँ मुझे ठाकुर के यहाँ नौकरी नहीं करनी। मैं नहीं चाहता कि मैं भी ठाकुर का गुलाम बनकर रहूं। तू चिंता ना कर, शहर में रहकर पढ़ाई के साथ साथ मैं एक मिल में नौकरी करता था, उससे कुछ पैसे बचाए हैं मैंने। उन पैसों से गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं पाठशाला खोलना चाहता हूँ। माँ, मैंने शिक्षा इसलिए हासिल की है ताकि गांव के बच्चों को पढ़ा सकूं। उन्हें भी हक है कि वो शहर के बच्चों की तरह पढ़े लिखें। रही बात पैसा कमाने की, तो उसके लिए मैं कहीं और नौकरी कर लूंगा, राजू ने गंभीरता से उत्तर दिया। राजू माँ से बातें कर ही रहा था कि इतने में घनश्याम ने घर में प्रवेश किया। अरे वाह, माँ बेटे एक साथ बैठे बातें कर रहे हैं। राजू ने बापूजी को देखते ही खुशी से गले लगा लिया। घनश्याम का दिल भी राजू को देखते ही भर आया। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। देख कितना सूख गया है रे तू। अब से रोज अपने माँ के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाएगा तो कुछ दिन में ही भूरा हलवाई की तरह मोटा ताजा हो जाएगा। अरे बापूजी, मुझे इतना मोटा भी नहीं होना कि सब मुझे देख के हाथी हाथी कह के चिढ़ाएं, राजू ने हंसते हुए कहा। राजू के बाबा बैठिए, आप भी खाना खा लीजिए, गरम गरम पूड़ियाँ बन रही हैं, राजू की माँ ने कढ़ाई। राजू और घनश्याम बैठकर गरम गरम पूड़ियों का आनंद लेने लगे। बेटा, मैं तेरे लिए ठाकुर साहब से बात कराया हूँ, कल जाकर मुंशी जी से मिल लेना, घनश्याम ने खाना खाते हुए कहा। बापूजी, मुझे ठाकुर के यहाँ नौकरी नहीं करनी, मैं कोई और काम देख लूंगा, राजू ने घनश्याम की बात का जवाब दिया। मैंने ठाकुर साहब से बात कर ली है, उन्होंने कह दिया है नौकरी को। अब उन्हें पता चलेगा कि तू उनकी नौकरी नहीं करना चाहता तो वो गुस्सा हो जाएंगे। बेटा कर ले ये नौकरी, अगर ठाकुर हमसे गुस्सा हो गया तो पूरे गांव में कहीं कोई काम नहीं मिलेगा, घनश्याम ने डरते डरते उत्तर दिया। घनश्याम के ज्यादा जोर डालने पर राजू नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। अब वो रोज मुंशी अजय के साथ मिलकर ठाकुर की जमीनों और गल्ले का हिसाब किताब देखता था। काम से वक्त निकालकर राजू ने अपने घर के पास ही एक पाठशाला खोल ली थी, जिसमें वह गांव के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम करता था। अधिकतर बच्चों के माता पिता पैसों के लालच में अपने बच्चों को खेतों पर काम करने के लिए भेज देते थे। अब इसे लालच कहें या मजबूरी, उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। पूरा परिवार मिलकर दिन भर मेहनत करता, तब जाकर 2 वक्त का खाना मिल पाता था। ठाकुर खेत में काम करने वालों को बहुत कम मेहनताना देता था। गांव में कोई और रोजगार न होने के कारण लोगों को मजबूरीवश उसके यहाँ काम करना पड़ता था। राजू ने घर घर जाकर गांव वालों को समझाने की कोशिश की कि वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। कुछ लोगों को राजू की बात समझ आई और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया। अब राजू रोज जल्दी काम निपटाकर बच्चों को पढ़ाने में लग जाता, पढ़ने के लिए जरूर भेजते। धीरे धीरे राजू के पास पढ़ने आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। बच्चों के अब खेतों में काम न करने की वजह से ठाकुर अर्जुन सिंह के काम पर असर पड़ने लगा था। जब ये बात ठाकुर को पता चली तो वह गुस्से से तिलमिला उठा। उस चौकीदार के लड़के की इतनी हिम्मत हो गई कि वह गांव के लोगों को भड़काए। राम सिंह और हरि सिंह, जाओ जाकर उसको उसकी औकात याद दिला के आओ। उसकी हिम्मत कैसे हुई गांव में पाठशाला खोलने की, ठाकुर ने अपने बेटों को बुलाते हुए कहा। उधर राजू इस सबसे बेखबर बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त था। इतने में राम सिंह आया और उसे मारना शुरू कर दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर राजू की छोटी सी पाठशाला को तहस नहस कर दिया और सभी बच्चों को जबरदस्ती खेतों पर काम करने के लिए ले गए। आज के बाद अगर किसी ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, हरि सिंह ने गांव वालों को धमकाते हुए कहा और वहां से चला गया। इस सब के बाद भी राजू ने हार नहीं मानी। वह अभी भी बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार था, लेकिन गांव वाले ने ठाकुर के डर से बच्चों को भेजना बंद कर दिया था। उसी समय गांव में प्रधानी के चुनावों का बिगुल बज चुका था। सब जानते थे कि इस बार भी प्रधान ठाकुर अर्जुन सिंह ही बनेगा, क्योंकि उसके खिलाफ खड़े होने की किसी में हिम्मत नहीं थी। लेकिन इस बार राजू ने प्रधानी के चुनाव में खड़े होने का मन बना लिया था। वह समझ गया था कि बरसों से कायम ठाकुर के वर्चस्व को तोड़ने का यही एक रास्ता है। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि राजू ठाकुर के मुकाबले में खड़ा हो रहा है। अरे इस राजू की मती मारी गई है, भूल गया ठाकुर ने क्या हाल किया था इसका। आज तक कोई जीता है जो ये जीतेगा, गांव के बुजुर्गों ने आपस में बात करते हुए कहा। अरे चाचा, राजू ने बिल्कुल सही कदम उठाया है। उसने जो कुछ भी किया वो हमारे लिए ही किया था। वो तो बस यही चाहता था कि गांव के बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी जिंदगी जिए, और ठाकुर ने आज तक हमारे साथ किया ही क्या है। पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, लेकिन हमारा गांव जैसा था वैसा ही है।
पानी के लिए भी 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सड़क की हालत तो ऐसी है कि बस क्या ही कहें। गांव के बुजुर्गों की बात सुनकर एक नौजवान ने जवाब दिया, बेटा कह तो तू ठीक रहा है, लेकिन हम करें क्या? अगर हमने ठाकुर के अलावा किसी को वोट दिया तो ठाकुर के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। वह हमारे रोजी का साधन है, कैसे गुजारा करेंगे हम? एक बुजुर्ग ने उत्तर दिया, चाचा ठाकुर के दिन गए, अब जितना अत्याचार करना था उसे उसने कर लिया, अब हम और सहन नहीं करेंगे। इस बार हम राजू को ही वोट देंगे। एक युवक ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की। राजू सभी गांव वालों को समझाता रहा कि अब बदलाव का समय आ गया है। डरने के बजाय हिम्मत दिखाओगे तो तुम्हारे बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। गांव का प्रधान बनते ही मैं गांव में पक्की सड़क का निर्माण करवाऊंगा और साथ ही गांव में हैंडपंप लगवाऊंगा, ताकि गांव की औरतों को पानी भरने के लिए दूर न जाना पड़े। ठाकुर को जब राजू के चुनाव में खड़े होने का पता चला तो उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे यकीन था कि गांव वाले उसे ही वोट देंगे। धीरे धीरे चुनाव का दिन भी आ गया। राजू ने चुनाव में खूब मेहनत की थी। वो गांव वालों को बेहतर भविष्य का सपना दिखाता रहा। वहीं दूसरी ओर ठाकुर ने गांव में शराब और पैसों के बल पर गांव वालों को अपनी ओर रखने की पूरी कोशिश की। आज चुनाव का परिणाम आने वाला था। राजू की माँ सुबह से ही मंदिर में बैठी पूजा कर रही थी। वहीं घनश्याम डरा हुआ था कि अगर बेटा हार गया तो ठाकुर उसे जीने नहीं देगा। ठाकुर को अपनी जीत का पूरा विश्वास था। चुनाव परिणाम की घोषणा हुई। परिणाम सुनकर ठाकुर वहीं जमीन पर बैठ गया। राजू ने ठाकुर को हरा दिया था। गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। खुद को अविजय मानने वाले ठाकुर अजय सिंह को एक साधारण से युवक ने हरा दिया था। ठाकुर ये सदमा बर्दाश्त न कर पाया और दिल का दौरा पड़ने की वजह से मर गया। अब गांव का प्रधान राजू था। राजू ने सभी को आश्वासन दिया कि वह अपने सभी वादों को निभाएगा। प्रधान बनते ही सबसे पहले राजू ने आला अधिकारियों और मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठनों को पत्र लिखकर गांव में नाबालिग बच्चों पर होने वाले अत्याचार, जबरदस्ती उनसे खेतों में काम करवाने के बारे में बताया। राजू का पत्र मिलते ही आला अधिकारियों और बालकों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठनों ने गांव में आकर ठाकुर के पुत्रों को बाल मजदूरी करवाने और बालकों का शोषण करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। एक सादी कटकाठी के लड़के ने शिक्षा व जागरूकता के दम पर कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए ठाकुर अर्जुन सिंह के बरसों से बने वर्चस्व को खत्म कर दिया था। राजू अपने अनेक प्रयासों में कई बार असफल हुआ, लेकिन फिर भी समाज सुधार की उसकी चाह और गांव के बेहतर भविष्य के लिए वह हर मुश्किल का डटकर सामना करता रहा। राजू अपने प्रयासों में अनेक बार असफल हुआ, लेकिन फिर भी समाज सुधार की उसकी चाह और गांव के बेहतर भविष्य के लिए वह हर मुश्किल का डटकर सामना करता रहा। अंत में जीत उसी की होती है जो चुनौतियों से घबराए नहीं, उसके सामने डटकर खड़ा रहता है।